जय हिंद दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट यूपीएसआई 2025 भर्ती जो है यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मूल विधि यूपीएसआई में मूल विधि प्लस संविधान का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो पूरी उसकी रणनीति के लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है और उसको जाकर के देख लेना। मूल विधि और संविधान से लगभग आपके 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं और संविधान से 15 से 16 और मूल विधि से 8 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो मूल विधि में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो क्लास के माध्यम से और इसकी पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है यहाँ पर सूचना का अधिकार, यानी कि हम लोगों को आरटीआई के बारे में क्लियर पढ़ना है। इसको बहुत ही बेहतर ढंग से डिज़ाइन किया गया, इसकी पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएंगी और जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट और एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा आपको सूचना के अधिकार से। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जितने भी वीडियो बनाएं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप सारे सेशन वॉच कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सूचना का अधिकार। सबसे पहले देख लेते हैं सूचना के अधिकार में क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है ये भ्रष्टाचार को कम करने, सरकार के कामकाज को पारदर्शी बनाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 बनाया गया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो धाराओं से और उसकी यहाँ पर पृष्ठभूमि से पूछता है। तो हम लोग पृष्ठभूमि भी इसकी अच्छे से समझ लेते, कब लागू किया गया, कौन सी डेट थी और ये कहाँ लागू किया गया, पहला राज्य कौन सा था, इन सभी फैक्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग से हम एकदम आपको बेसिक, इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहे उतना अच्छे से पढ़िएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ लगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए या कमेंट बॉक्स में मांगिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 में इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 15 जून 2005 को, और संपूर्ण देश में इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो ये देश में कब लागू हुआ, ये आपका 12 अक्टूबर 2005। और ये पूछता है ये कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक, जो आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सांविधिक संस्था है। या आप लोग याद रखिएगा, सांविधिक है ना कि संवैधानिक है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो इसके आपके ऑप्शन में आपको तमिलनाडु और गोवा, आप सर्च करेंगे तो आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन सही इसमें है तमिलनाडु में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिखे हैं कि तमिलनाडु और गोवा। अगर ये तमिलनाडु ना हो तो आप गोवा को टिक कर सकते हैं। ठीक है, लागू करने वाला देश अगर पूछे कौन था कि ये किसने देश पहले लागू किया, तो स्वीडन देश था जिन्होंने सबसे पहले ये सूचना का अधिकार आरटीआई को लागू किया था। और राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। और देश में प्रथम सूचना आयुक्त, जो प्रथम मुक्त जो सूचना आयुक्त थे वो आपके वजाहत हबीबुल्लाह थे। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार इसे पूछा जाता है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझकर आ गई होगी। कुछ फैक्ट थे, कुछ पॉइंट थे। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि आगे ये जो सूचना है ये बनाया जो गया है, आरटीआई जो बनाया गया है सूचना अधिकार अधिनियम, इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, भाई किसी चीज़ को पारदर्शी बनाया जाए और जवाबदेही बनाना या बढ़ाना और नागरिकों को सशक्त बनाना। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी वैकेंसी या भर्ती के बारे में, किसी कंपनी के बारे में अगर सूचना लेनी है, आपको मान लीजिए किसी एसएससी की वैकेंसी कब निकलेगी, पद कितने खाली हैं, इसकी अगर सूचना लेनी है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर ये अधिकार देता है अधिनियम कि आप वहाँ से सूचना वहाँ से मंगा सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, 10 रुपये का डाक टिकट लगता है और वो आप पूरा फिल करके जमा करके जब भेजेंगे उस विभाग में, उस संस्थान में, तो वहाँ का जो आपका पीआईओ जो होता है वो क्या करेगा कि आपको, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको वो सूचना उपलब्ध कराएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर ये जो पारदर्शिता
लाना ये इसी के लिए है कि वो पारदर्शिता से उन चीज़ों को आप सभी को बताने का काम करेगा। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर सूचना मांगी है तो 30 दिनों में लोगों द्वारा मांगी गई जानकारी ये सूचना को उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। ये इसकी एक प्रावधान है। दूसरा, यदि जानकारी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे में आपको सूचना उसकी देनी होगी। सूचना न प्राप्त होने पर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग पर अपील भी कर सकते हैं। सूचना से अगर आप असंतुष्ट हैं तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग पर आप अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो आप सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, या राज्य सूचना है या केंद्रीय सूचना आयोग है, या फिर आपको सूचना से असंतुष्ट है, आपको लगता है सही जानकारी नहीं मिली है, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में आप लोग अपील कर सकते हैं, ये दायर कर सकते हैं। कोई सूचना गोपनीयता या देश की अखंडता से संबंधित हो तो सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। यानी अगर आप कोई सीक्रेट चीज़ें हैं, गुप्त या देश की रक्षा संबंधी सूचना है, तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अनुरोध करके आप ले सकते हैं। सूचना देने वाले यानी कि PIO यानी कि पब्लिक सूचना अधिकारी जो होता है, जो प्रत्येक विभाग में होता है और यही आवेदन प्राप्त करता है तथा सूचना भी प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये क्या करता है, आवेदन तो लेता है लेकिन सूचना प्रदान करने के लिए इसका एक असिस्टेंट होता है। जैसे कि आपका PIO है तो इसका भी एक असिस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं APIO। वो क्या करता है, वो आपको सूचना उपलब्ध कराता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि APIO आपको सूचना जो है उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम से चीज़ों को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि आप बेसिक इसकी समझ रखिए कि क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या शक्तियाँ हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर RTI एक्ट जो है, इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। देखिए, जो 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला था, तो इसी यहाँ पर क्या अधिनियम के तहत यहाँ पर जांच हुई थी और वो घोटाला पकड़ा गया था। तो इसको हम लोग 2G घोटाला भी RTI के तहत जानकारी मिली थी और इसकी आलोचनाएं भी हुई। इसकी आलोचनाएं किस तरीके से हुई देख लीजिए। देखिए, जब केंद्र सरकार ही उस जो सूचना आयोग में यहाँ पर सदस्य होते हैं और जो मुक्त आयुक्त होते हैं, उनका जो वेतन भत्ते से सेवा शर्तें निर्धारित करेंगी, तो वो व्यक्ति सरकार के लिए वफादार होगा, ना कि नागरिक के प्रति। तो ये एक माइनस पॉइंट भी है लेकिन प्लस पॉइंट भी हमको यहाँ पर एक देखने को मिलता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस सूचना आयोग में यानी कि RTI एक्ट में संशोधन भी किया गया था। संशोधन 2019 में किया गया। पहले क्या था और अब क्या है, देखिए इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो RTI था उसमें क्या था, अब जो RTI 2019 के बाद उसमें संशोधन क्या किया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको जिस तरीके से समझा रहे हैं आप एक एक पॉइंट को समझते चलिए। अब यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, चाहे वो केंद्र की बात हो व राज्य की बात हो, अगर केंद्रीय सूचना आयोग होगा उसमें भी मुक्त सूचना आयुक्त होगा और सूचना आयुक्त होगा या उसके सदस्य होंगे, और राज्य में होगा तो राज्य में भी मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और उसके सदस्य होंगे। तो उन सब के लिए यहाँ पर कार्यकाल यहाँ पर 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? यहाँ पर 5 वर्ष का था। लेकिन जब 2019 का संशोधन किया गया तो उसमें इनके कार्यकाल को निर्धारित करने के लिए बताया गया कि इनका कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। अब देखो, 2019 से पहले था कि इनका तो एक कार्यकाल फिक्स है कि 5 वर्ष होगा, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो। लेकिन फिर ये 2019 में आया प्रावधान कि नहीं, इनका जो प्रावधान है ये केंद्र सरकार तय करेगी कि 1 वर्ष का काम करेंगे या 2 वर्ष या 3 वर्ष। तब ये सरकार फिक्स नहीं, यानी कि ये फिक्स करके 3 वर्ष किया था,
तो फिर क्या था, यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का वेतन बराबर होता है। ये 2005 आरटीआई में था, लेकिन इसको संशोधन किया गया 2019 में और कहा गया कि इनका वेतन सेवा शर्तें सब केंद्र सरकार तय करेगी। अभी हम आपको बताएंगे कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग है, इसमें क्या दोनों में अंतर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखिए यहाँ पर पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो सूचना आयोग के यहाँ पर जो फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं वो सभी पढ़े कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया गया, राज्य में कब लागू हुआ, देश में कब लागू हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे और इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान जो होते हैं, इससे लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। फिर हमने पढ़ा जो यहाँ पर 2005 वाला सूचना आरटीआई था और 2019 में जो संशोधन के बाद आरटीआई था उसमें क्या अंतर निकल कर आया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, उससे पहले आप लोगों से एक थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर सेशन आप सभी को समझ में आ रहा है और सारी की सारी चीज़ें आप सभी को पूर्णतः पता चल रही हैं, तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट स्टडी डीएस पर, जिसमें आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप कोई भी कंप्लीट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की या कंपटीशन की कोई भी, चाहे कांस्टेबल की, तो आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं टॉपिक, वो चाहे भूगोल के हों, चाहे वो इतिहास के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे वो इकोनॉमी के हो, कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। और सारे के सारे यहाँ पर जो मॉडरेट टॉपिक होंगे, तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके रखिए और अपने सेशन को शानदार बनाते रहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसी के आगे कि यहाँ पर अब हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या संरचना है और क्या हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। देखिए जो आरटीआई एक्ट 2005 था वो कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आरटीआई एक्ट 2005 कहता है कि केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन होना अनिवार्य है। ये बात कहता है कौन? ये बात कहता है आरटीआई एक्ट 2005 कहता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग में क्या उसकी संरचना होगी, किस तरीके से वो काम करेगा, इन चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी संरचना के लिए क्या मुख्य बिंदु होते हैं। देखिए जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है, अब केंद्र के लिए वो काम कर रहा है, या तो केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होंगे, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी ये आपका होगा एक मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 मुख्य सूचना आयुक्त। अधिकतम 10 हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है कि 10 मेंबर हो सकते हैं। और वो जो 10 मेंबर होंगे वो उनको कौन नियुक्त करेगा, तो याद रखिएगा वो जो 10 मेंबर होंगे उसकी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा एक समिति की सिफारिश पर। किसके? एक समिति के सिफारिश पर। और जो समिति बनाई जाएगी उसके अध्यक्ष होंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, और सदस्य इसमें कौन कौन से होंगे याद रखिएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा कौन? नामित मंत्री होंगे। आप बात समझ पाए होंगे। एक बार और आपको समझाते हैं कि जो इसकी संरचना होती है, संरचना में याद रखिएगा कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 सूचना आयुक्त होंगे, 10 अधिकतम 10 हो सकते, कम भी हो सकते, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 11-12 नहीं होंगे। और ये जो 10 सूचना आयुक्त होंगे, ये जो मेंबर होंगे, इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर नियुक्ति करेगा, तो एक समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के समिति के अध्यक्षता पर वो लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री दोनों द्वारा नामित मंत्री दोनों इसके सदस्य होते हैं। ये तो बात हो गई संरचना, यानी कि मेंबर की, कितने मेंबर होंगे, कौन उनको नियुक्त करेगा, और यहाँ तक हमने ये बात सारी समझ ली। अब इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि इनका जो कार्यकाल होगा, यानी कि सेवा शर्तें जो होंगी वो किस तरीके से काम करेंगी। जो कार्यकाल होगा, सेवा शर्तें होंगी, वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो ये जो 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ये कौन होते हैं?
तो ये विज्ञान, तकनीकी, पत्रकारिता, जन सेवा, प्रबंधन, समाज सेवा तथा विशिष्ट अनुभव वाले व्यक्ति ही होने चाहिए। ये जो मेंबर होंगे वो इनके अंदर इतने गुण होने चाहिए जो हमने आपको बताया। और संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि संसद या विधानमंडल के वो सदस्य हों या लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो। भाई अगर केंद्र की बात है तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर राज्य सूचना की बात होगी तो विधानमंडल या विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता या पुनर्पात्र नहीं किया जा सकता। किसी लाभ, व्यापार या उद्यम से ये जुड़े नहीं होने चाहिए। पहले इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था, लेकिन अब इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष का हो गया है। इनके जो वेतन की हम बात करें तो 2.5 लाख रुपये होता है मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, और यहाँ पर जो 2.25 लाख रुपये होता है वो सूचना आयुक्त का, यानी कि जो उनके मेंबर्स होंगे वो उनका वेतन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर त्यागपत्र की बात करें, ये किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे। और प्रतिवेतन ये केंद्र सरकार जो अपनी रिपोर्ट बना करके देते हैं वो केंद्र सरकार को। और अगर इनको त्यागपत्र देना है तो ये अपना राष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र। ये बात किसकी थी, ये बात थी यहाँ पर केंद्र सूचना आयोग की। आपने समझा कि इनके कितने मेंबर होंगे, इनका कार्यकाल क्या होगा, सेवा किस तरीके से देंगे, नियुक्ति कौन करेगा, तो समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो सदस्य कौन बनेंगे, वेतन क्या होगा, त्यागपत्र किसको देंगे और प्रतिवेतन किसको देंगे। ये हमने समझा यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग का। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है या कुछ इस तरीके से कोई अंदर नहीं एंगल फंसा है कि आप उसको समझ ना पा रहे हो। अब बढ़ते हैं अगला। अब यहाँ पर राज्य सूचना आयोग, यहाँ पर केंद्र सूचना आयोग लिखा है, यहाँ पर राज्य कर लेना। तो राज्य सूचना आयोग के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, तो इसकी संरचना में बिल्कुल सेम संरचना है कि यहाँ पर एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 सूचना आयुक्त होंगे, अधिकतम 10 हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति वहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति जी कर रहे थे, राज्य में राज्यपाल करेंगे। और वहाँ पर इस सदस्य का जो समिति का अध्यक्ष वो केंद्र में प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री। और वहाँ पर प्रधानमंत्री के ही सिफारिश पर ये आपका जो है नियुक्ति हो रही थी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री के सिफारिश पर विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर नामित जो है यहाँ पर इनके सदस्य बन सकते हैं। कार्यकाल या सेवा शर्तों की बात करें तो ये 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो सकता है। जैसे केंद्र में 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा वही इसका माना जाएगा। मान लीजिए कोई वर्ष 64 साल की उम्र में वो सदस्य बनता है या मुख्य सूचना आयुक्त बनता है, तो कितने साल काम करेगा, 1 साल, क्योंकि 65 वर्ष इसकी अधिकता है। अगर वो 60 साल में बनता है तो वो कितने साल में रिटायर हो जाएगा, 63, क्योंकि फिर वो 3 साल काम करेगा। ये बात आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है, और संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। पहले कार्यकाल 5 व 65 वर्ष था, अब ये 3 या 65 वर्ष था। त्यागपत्र ये राज्यपाल को देगा और प्रतिवेदन यहाँ पर राज्य सरकार को देगा। यहाँ पर एक बात आप सभी को नोट करके सुधार लेना कि यहाँ पर केंद्रीय लिख गई, यहाँ पर राज्य सूचना आयोग कर लेना, और यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कर लेना। अब हम लोग देखते हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें मुख्य धाराएं कौन सी हैं जो एग्जाम में आप सभी से पूछी जाती हैं, तो इन सभी धाराओं को हम सभी लोग समझ लेते हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट धारा है मैं वो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि धारा नंबर 2 क्या कहता है, धारा नंबर 2 में इसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है। धारा नंबर 3 में बताता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार व्यक्ति के पास है। धारा नंबर 6 क्या कहता है कि सूचना प्राप्त करने हेतु तो आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर किसी विभाग से आप सूचना ले रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज आएगा, उसमें कितना आपको स्टाम्प लगाना होगा, कितने की डाक लगानी होगी, ये सारा प्रोसीजर किसमें है, धारा नंबर 6 में है। धारा 7 क्या कहता है कि RTI आवेदन का निपटारा हुआ कि नहीं हुआ तो कितने दिन के अंदर उसका होना चाहिए, ये आपको हमने बताया। ये 30 दिवस के अंदर इसका निपटारा हर हाल में होना चाहिए।
धारा 8 क्या कहती है कि कुछ मामलों में सूचना देने से छूट है, जैसे कि जो गोपनीयता की सूचनाएं हैं, सूचना संबंधी जो सूचनाएं हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी संबंधी जो सूचनाएं, उनको आप नहीं दे सकते हैं, ये कहती है धारा नंबर 8। दोस्तों, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं एसआई की, दरोगा, यूपी एसआई, तो यहाँ पर आप मेहनत से, लगन से, जिस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा, भरोसा मान के चलिए कि जो पिछली वैकेंसी 60,244, बहुत बेहतर रिस्पांस गया था, बहुत बेहतर रिजल्ट गया था। और ये आपका हमारे स्मार्ट स्टडी ग्रुप चैनल से आप जा करके एक बार पूरी चीज़ें जा करके अच्छे से वॉच करिए। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड करवा जा रही हैं। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कहीं से भी, किसी गूगल से, किताब से, ओल्ड पेपर से आप हल करिएगा, सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। इतनी बात का बिलीव करिए और चैनल से जुड़िए और अच्छे लगन और मेहनत से जुड़ जाइए, आपका परिणाम आपके पक्ष में आ जाएगा। अब धारा नंबर 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसे धारा 13 की इसका कार्यकाल कितना होगा। और धारा 14 कहती है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है समय से पहले, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य हो, चाहे राज्य सूचना आयोग के सदस्य हो या मुख्य सूचना आयुक्त हो, उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन इस मामले की जो जांच है वो गहनता से कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। धारा 15 कहता है कि राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग होगा और धारा 12 में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा। इम्पॉर्टेंट है, देखते रहिए आप सभी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और धारा 12 में यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर केंद्र सूचना आयोग होगा। धारा 18 सूचना आयुक्त के कार्यकाल की शक्तियाँ दी गई हैं। धारा 19 सूचना यहाँ पर ना देने पर लोक सेवकों को दंड दिया जाएगा। यानी कि ये बात धारा 19 कहती है, अगर व्यक्ति 30, एक रूल होता है कि 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। अगर विभाग वो सूचना देने से बी आयोग, उस विभाग का PIO यानी कि SSC विभाग में हमने वैकेंसी से संबंधी सूचना मांगी कि कितने पद रिक्त हैं और कितनी वैकेंसी आनी कब आनी है, इस तरीके से सूचना मांगी। अब वहाँ का जो PIO आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, सूचना देने में असमर्थ है, अगर वो असमर्थ है, सूचना आपको नहीं दे रहा है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा नंबर 19 में है। क्या प्रावधान है कि 30 दिन में सूचना न मिलने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ण, यानी कि आपको क्षतिपूर्ण या अधिकतम 25,000 रुपये तक देनी होगी उसे, और उसके बाद उसकी विभागीय कार्रवाई होगी वो अलग से। यानी कि अगर आपसे सूचना मांगी, 30 दिन के अंदर आप नहीं दे रहे हैं, 30 दिन के बाद 5 दिन का समय ज़्यादा हो गया, 4 दिन का समय ज़्यादा हो गया, तो 1,000 रुपये दंड के रूप में आपको लगेंगे और इसके बाद विभागीय कार्रवाई उसके साथ अलग से होगी। अधिकतम उससे 25,000 रुपये जुर्माने के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो ये एक सूचना आयोग यानी कि अधिकार अधिनियम की प्रमुख धाराएं थी। इतनी धाराएं आप सभी को अच्छी से देखनी है और पढ़नी है। इसके बाद अगला टॉपिक इसी पर आएंगे कि जितनी भी मूल विधि हैं, मूल विधि से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी को एक बेहतर ढंग से सीरीज वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें और आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बेहतर कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करके अगला टॉपिक किस पे बनाया जाए वो आप हमें सजेस्ट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।